हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो आज की लेक्चर में हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि बेसिक इसमें पढ़ना क्या है हमको, और पूरा एक ब्लूप्रिंट हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, तो देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकेंड वन इज आरएनए। ठीक है, अगर हम डीएनए की फुल फॉर्म देखें तो डीएनए की फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड हैं जो पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज होते हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इनका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या होते हैं? रिपोजिटरीज और ट्रांसमिटर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है या जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ये स्टोर भी करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में। ठीक है, तो जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स में किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं? डीएनए और आरएनए, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन ये पहले अपने आप में स्टोर करते हैं, फिर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ये जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में। ठीक है, तो इसी इसी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के वो बच्चों में आते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो यही काम है न्यूक्लिक एसिड का कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए एंड सेकेंड इज आरएनए। उसके बाद अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स को देखें कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इनकी जो यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब इनको हम अगर एक वर्ड में बोले तो हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे आरएनए और डीएनए। और ये जो है एक दूसरे में चिपके हुए कैसे होते हैं? फॉस्फेट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, जो किस किस पॉइंट पे होता है? 3' और 5'। अब आगे हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि फॉस्फेट ब्रिज जो है वो 3' और 5' के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये एक मान लो ये न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग है और इसकी जो एक ईंट है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। दो पॉइंट्स हैं, दोनों क्लियर हो गए कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करते हैं पहले, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। जैसे बहुत सारी ईंटें हम लोग सीमेंट के थ्रू जोड़ के घर बनाते हैं, उसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या। जो हमारी ब्रेक है, बेसिक यूनिट है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, वो है क्या? तो न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। ये तीन चीजों से मिलकर बनी है। एक तो इसमें बेस प्रेजेंट होगा, सेकंड इसमें शुगर प्रेजेंट होगी, और थर्ड इसमें फॉस्फेट ब्रिज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जहां पे प्रेजेंट होंगी वो मिलके क्या बनाएंगी? न्यूक्लियोटाइड। अब एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? बेस प्लस शुगर। इसमें बेस प्रेजेंट होगा और शुगर प्रेजेंट होगी, लेकिन इसमें फॉस्फेट ब्रिज प्रेजेंट नहीं होगा। तो न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या लिख देते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड क्या है? बेस और शुगर। अब सबसे पहले हम लोग बेस को कवर करते हैं कि ये जो बेस इसमें यूज हो रहा है वो कौन कौन है। तो बेस इसमें जो यूज हो रहे हैं वो है प्यूरिन्स और pyrimidines। ठीक है, प्यूरिन्स में दो आते हैं, ए और जी, जिसको हम बोलते हैं एडेनिन और ग्वानिन। pyrimidine में आते हैं तीन, सी फॉर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये पांच बेस है हमारे पास। क्या? पहला इज एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, जो किस ये दोनों किस में आते हैं? प्यूरिन में। उसके बाद थर्ड है साइटोसिन, फोर्थ है थाइमिन, और फिफ्थ है यूरेसिल, जो किसमें आता है? pyrimidine में। ठीक है, अब थाइमिन जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? सिर्फ आरएनए में। थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में, और यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। ठीक है, तो आरएनए में क्या है? यूरेसिल प्रेजेंट होगा और थाइमिन में सिर्फ
डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स जो ये बेस है वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, तो उसके लिए हम एक शारगाफ रूल पढ़ते हैं जिसमें ए टी के साथ जाता है और जी किसके साथ जाता है, सी के। जी के पास 3 बॉन्ड होते हैं और ए के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। अब ये तो होता है डीएनए का कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि डीएनए में क्या प्रेजेंट होती है, थाइमिन। बट अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो आरएनए में ए जो है किसके साथ जाता है, यू के साथ, और जी किसके साथ जाता है, सी के साथ, ठीक है। तो यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में, इसलिए यहाँ पे ए जो है यूरेसिल के साथ कंबाइन करता है, और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है तो ए जो है यहाँ पे टी के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए बेसिस के स्ट्रक्चर्स की किस तरह से बेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। 5 तरह के बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। एडेनिन किसके साथ जाएगा, थाइमिन के साथ और यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन किसके साथ जाएगा, साइटोसिन के साथ, ठीक है। बस यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि थाइमिन किसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए में, और यूरेसिल किसमें प्रेजेंट होता है, आरएनए में। अब ये जो 5 बेस हैं, बेस पेयर्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। एडेनिन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्वानिन का स्ट्रक्चर ये है, साइटोसिन इस तरह से होता है, थाइमिन इस तरह से, यूरेसिल इस तरह से। ये सारे स्ट्रक्चर्स बेसेस जो है आपस में ज्वाइन करते हैं, और क्या उनके बीच का जो ब्रिज है वो क्या है, फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। इनमें एक शुगर भी ऐड होती है जो कैसी है, पेंटोज। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन होते हैं इसके पास, ठीक है। तो अभी हमें अभी शुगर की तरफ नहीं बढ़ना है, अभी सिर्फ बेस को देखो कि 5 बेस है और इस तरह से उनका कॉम्बिनेशन होता है, ये स्ट्रक्चर्स हैं उनके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो। अब हमारा जो थर्ड है, सेकंड है, वो है शुगर, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया। अब हम शुगर को देखें। तो जो शुगर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड की, 2 तरह के शुगर हैं, आरएनए में अलग है, डीएनए में अलग है। आरएनए में जो है वो है डी राइबोज, और डीएनए में जो है वो है डी डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है एक कार्बन पे, और यहाँ पे सारे कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये एडेनिन तो बेस है, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बस एडेनिन लिख दिया, ये बेस है। उसके बाद ये क्या है, शुगर है, राइबोज शुगर है, और ये क्या है, फॉस्फेट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टोटल स्ट्रक्चर ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें मिला के क्या बन जाते हैं, पूरा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सेम ये टीएमपी है, इसमें देखो थाइमीन है, देखो यहाँ पे एडेनिन है इसलिए इसको एएमपी बोलेंगे, यहाँ पे थाइमीन जोड़ा है इसलिए इसको टीएमपी बोलेंगे। देखो थाइमीन क्या है, बेस है, उसके बाद शुगर ये रही, और ये रहा फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कि एक बेस होता है, एक शुगर होता है, और शुगर से क्या जुड़ा हुआ होता है, फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। ये फॉस्फेट बॉन्ड आपस में लिंक होके पूरी पूरी चेन बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, डीएनए क्या है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। कोई भी न्यूक्लिक एसिड है वो किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर होगा, लेकिन इसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसा है, डीऑक्सीराइबो। डीऑक्सीराइबो का मतलब है कि इसकी जो शुगर है उसके पास एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो कि डीएनए इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, मींस कैसा है, इसकी फॉर्मेशन कैसी है, राइट हैंडेड है, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ इसका मुड़ाव है। जैसे जो भी जो चेन है, स्पाइरल रिंग बन रही है, वो राइट हैंडेड में मुड़ी हुई है, ठीक है, सीधे हाथ इस तरह से। और डबल हेलिक्स है, मीन्स दो इस तरह से, एक एक चेन ये है और एक चेन ये आपस में इस तरह से कंबाइन है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 पॉली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। इसमें क्या है, 2 पॉली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन है जो आपस में राइट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इसीलिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल हेलिकल, ठीक है, जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। उसके बाद इसमें जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब एक एक का जो सीरीज होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो दूसरा होता है वो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। इस तरह से ये कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भाई सेम हमें पढ़ना है कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक इसमें फॉस्फेट ग्रुप है,
उसके बाद ये बेस है और ये शुगर है, ठीक है। अब ये देखो इसका इसका फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ यहाँ से फिर से फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया और दूसरे बेस जी के साथ जुड़ गया, ठीक है। जैसे ए है वो टी, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, ए के साथ टी जाएगा, जी के साथ सी जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक और चेन बन जाएगी, ये एक चेन का स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बेस हो गया, ये शुगर हो गई और ये इसका फिर से फॉस्फेट जो बॉन्ड है वो, ठीक है। तो अब बहुत सारे फॉस्फेट बॉन्ड्स बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉस्फेट ब्रिज बन जाता है और पूरे के पूरे चेन जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो डायमीटर है इसका, जो हेलिक्स बनता है, उसके डायमीटर की डिस्टेंस है वो है 20 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम नैनोमीटर में बोलें तो 2 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको डायमीटर बोलेंगे, ये कितनी है, 2 नैनोमीटर। उसके बाद जो हर एक टर्न होता है वो कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है। जैसे एक टर्न है ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। एक घुमाओ वो कितना है, 3.4 34 एंगस्ट्रॉम, और इसको नैनोमीटर में बोलेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। अब एक चेन में क्या होते हैं, 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड्स, मीन्स 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 जोड़े, मीन्स 20 न्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक है। और हर एक पेयर जो है वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 3.4 नैनोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें ग्रुप्स होते हैं, ये माइनर ग्रुप्स हैं, मीन्स छोटे छोटे डिस्टेंस है। अब यहाँ पे ये मेज थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर ग्रुप। अब यहाँ पे देखो ए के साथ टी जा रहा है, जी के साथ सी जा रहा है, टी के साथ ए जा रहा है, जी सी के साथ जी, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे ये जो है ये पेरेंट स्ट्रैंड अगर हम मान लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस तरह से बन जाएगा कि ए के साथ टी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जी के साथ सी, ठीक है। तो इस तरह से ये पेरेंट स्ट्रैंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब देखो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम जा रहा है, तो ये कैसे हो गए, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर डीएनए का डिसाइड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये यहाँ पे ये दिखाया है कि ए के साथ जो जब टी जाएगा तो 2 बॉन्ड बनेंगे और जी के साथ जब सी जाएगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ हाइड्रोफिलिक डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन। अब इनकी जो बैकबोन होगी वो कैसी है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स पानी से प्यार करने वाली, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन, जो बैकबोन है वो कैसी है, डीऑक्सीराइबोस है, मीन्स इनका जो शुगर है उसके पास एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। फॉस्फेट बैकबोन मीन्स जो फॉस्फेट ब्रिज बन रहा है वो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है और उसी हिसाब से इनकी जो बैकबोन है वो बनी हुई है, ठीक है। टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो वो तो हमने पढ़ ही लिया कि ए जो है सी के, जो जैसे ये पेरेंट स्ट्रैंड के अगर हम बेसेस हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस तरह से बनेंगे और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। ए जब टी के साथ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जी जब सी के साथ जाएगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर डीएनए का है। आरएनए को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है ना आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसा है नहीं। स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े-बड़े हैं, हेवी-हेवी हैं, तो उनको ऐसे लर्न नहीं करना है। बस एक समझाने के तौर पे मैंने स्ट्रक्चर सारे बनाए हुए हैं, ठीक है? बाकी आपको जो मेन मेजर याद करना है, वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो एनलार्ज करके ये स्ट्रक्चर इस तरह से लूप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? बाकी आपको सारे स्ट्रक्चर्स या सारे फॉर्मूलाज़ याद नहीं करनी है, बस एक वो रेफरेंस के तौर पे मैंने बता दिए हैं, ठीक है? तो डीएनए का सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।